काफ़ी चीज़ें बता दी गई हैं शुरुआत में, लेकिन जैसे क्या होता है ना कि कोई भी तैयारी जब हम चालू करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज जो होती है हमारी, वो एकदम स्टार्ट में होती है कि हम कैसे कैसे इस चीज़ को करने वाले हैं। तो कुछ अपना बेस होता है, वहाँ से चलते हैं, कुछ अपना फाउंडेशन होता है। तो सब, जैसे आप सब लोग, कई लोग बिगनर्स हैं, तो उनके लिए जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उनके डिसीजंस, वो अब क्या लेने वाले हैं। तो सबसे बेस्ट मतलब डिसीजन जो सिलेक्शन के लिए हमारा होता है वो होता है हमारा ऑप्शनल, कि हमारा ऑप्शनल क्या है। आप जब भी कभी देखेंगे, जितने भी टॉपर्स को देखेंगे, जो शुरुआत की 100 रैंक्स आती हैं उनमें सबसे बेस्ट वही होते हैं जिनका ऑप्शनल बहुत बढ़िया होता है। जीएस में क्या होता है, मोर और लेस हम लोग सही लगभग वही स्कोर करते हैं जाके, लेकिन मेन होता है आपका ऑप्शनल। अगर आपने वो थॉटफुल डिसीजन लिया है तो आप निश्चित ही मतलब बहुत अच्छे रैंक लाने वाले हैं। तो ये इस डिसीजन, जैसे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि मैं ओरेकल में सर्विस कर रहा था, वहाँ पे हम 4-5 लोग थे, उन्होंने सोचा चलो चलो यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आए तो एक सब लोगों ने ऐसे बिना थॉटफुल डिसीजन ऐसे ज्योग्राफी ले लिया। अब एक वहीं पे एक पागल में कोचिंग हुआ करती थी डायरेक्शन, वहाँ पे गया मैं तो वहाँ से डायरेक्शन लेस हो गया एकदम। तो वो ऐसे पढ़ाती थी एकदम, तो क्योंकि वो ऐसा गजब पढ़ाई वो कि एकदम की टीचर थी वो। अब धीरे धीरे बाद में हमें रियलाइज हुआ यार ये तो हमने सेकंड मिस्टेक ऑफ माय लाइफ कर दी एकदम यहाँ पे। तो क्या हुआ कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ फाइनल, तो मेरे जीएस में बहुत अच्छे नंबर, 437, मतलब जो ऑल इंडिया उसमें 50 रैंक के अंदर मेरे को लाते। एथिक्स में मेरे 138 नंबर, ऑल इंडिया थर्ड हाईएस्ट। लेकिन जो ज्योग्राफी में स्कोर आया तो 246 ओनली। तो क्या होता है ना कि एक सब्जेक्ट की वजह से आपका पता चला कि रैंक आपकी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो ये तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये ज्योग्राफी, अब फिर एक बार अगर आपने ऑप्शनल कर लिया है तो फिर उससे फिर जल्दी नाता भी नहीं छूटता है। आप सोचो कि एकदम कि नहीं नहीं अब हम दूसरा ऑप्शनल चेंज कर लेते या कर लेते हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। कई लोग हैं ऐसे भी, एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे साथ एक मैडम थी, तो उन्होंने क्या करा कि लास्ट अटेम्प्ट में आके एकदम चेंज करा ऑप्शनल अपना। और पहले उनका प्रोवाइड हुआ करता था उसमें 240 250 से ऊपर नहीं जा पाती थी वो, लेकिन जब उन्होंने लास्ट स्टेज पे एंथ्रोपोलॉजी लिया आके तो उनके 317 नंबर आए पहले ही अटेम्प्ट में, मतलब जब एंथ्रो से लिया उन्होंने। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे कि जहाँ पे ऑप्शनल, मतलब अब क्या है कि ऑप्शनल पहले क्या करते थे कि उस समय ढेर सारे लोग एक ही ऑप्शनल पकड़ लिया करते थे। तो वो ट्रेंड को नहीं फॉलो करना है। अभी हमें ये थॉट, आपका जो डिसीजन होना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा थॉटफुल होना चाहिए, करेजियस थोड़ा होना चाहिए कि नहीं नहीं, अगर सबका मटेरियल, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उनका मटेरियल आसानी से उपलब्ध है तो सब लोग उसी को ले लेते हैं, वो नहीं करना। पहले देख लो जो अपना ऑप्शनल, उसके बाद उसको चूज करो कि हाँ इसमें हम थोड़ा सा कंफर्टेबल हैं, इसको हम बार बार कर सकते हैं। तो ये, क्योंकि यही आपका एक ऐसा पॉइंट है ना जो आपकी रैंक को भी, आपके सिलेक्शन को भी डिसाइड करने वाला है। फिर दूसरी चीज जैसे आती है कि हमारा सोर्सेस क्या होने चाहिए। तो सोर्स, जैसे कुछ लोग कहते हैं, जैसे सर अभी आयरस सर ये कह रहे थे कि न्यूज़पेपर पे उतना क्या काम नहीं, मतलब उतना न्यूज़पेपर पर नहीं फोकस करे। लेकिन मेरा अपना पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरी पूरी तैयारी न्यूज़पेपर से हुई है। जब मैं सर्विस में था तब से मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा था, द हिंदू में लेता था, एकदम रिलीजली उसको फॉलो करता था। अभी भी मेरे पास 2014 से मेरे पास अभी नोट्स रखे हैं, उसको मैं लेता था, 1.5-2 घंटे में उसको पेपर को फिनिश करता था, उसके बाद 1.5 घंटे डेली उसको लिखता था। तो मेरा अपना उससे क्या हुआ कि अपना पर्सनल मटेरियल बहुत इकट्ठा हो गया। और उसको मैं ऐसे नहीं पढ़ता था कि मतलब कि बस पढ़ लिया, नहीं। उसको पहले मैंने यूपीएससी सिलेबस देखा कि अच्छा ये फलाने टॉपिक से, ये फलाने टॉपिक से, ये फलाने टॉपिक। तो मेरे अपने अपने पर्सनल फोल्डर हुआ करते थे, GS1, GS2, GS3, GS4, उसमें भी जितने यूपीएससी ने टॉपिक बांट रखे हैं। अच्छा इकोनॉमी में इससे ये रिलेटेड है, इससे पॉलिटी से ये रिलेटेड है, इससे ये रिलेटेड। उसके बाद डेली जैसे कोई भी न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई, अब डेली डेली कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो उसको नए सिरे से नहीं, जो हमने अपना नोट्स बना रखा उसी में कुछ पॉइंट्स नए आया तो उसी में ऐड कर लिया। और डेली डेली जब मैं लिखता था, 1.5 घंटे अगर मैं डेली उसको लिख रहा था, तो मेरी दोनों तैयारी दोनों क्या तीनों तैयारी एक साथ हो रही थी पैरेलल में। एक तो मेरा प्री बहुत अच्छा तैयार हो रहा था। प्री में जैसे क्या था कि मैं अपना बताऊं, मैं 2014 में पहली बार प्री दिया, तो 2014 में प्री में नहीं हुआ। उस समय जीएस और इसके सीसेट दोनों के नंबर जुड़ते थे, तो सीसेट में उस समय नहीं इतना ज़्यादा स्कोर कर पाया, तो मेरा जीएस में स्कोर ठीक ठाक था।
फिर मैंने एकदम 2015 में क्या हुआ कि आपका दोनों अलग अलग हो गए कि सीसेट केवल स्कोरिंग रह गया। तो उस साल पेपर थोड़ा सा हालांकि कह सकते हैं ईजी था, लेकिन मेरे 152 नंबर आए जीएस में। हाँ, क्यों आए? क्योंकि मेरे पास एज आ गई थी वहाँ पे न्यूज़पेपर वाले। उस साल करंट अफेयर भी काफ़ी आ गया, तो मैंने धर के एकदम रगड़ दिया उस पेपर को। तो क्या हुआ कि ये चीज़ जो होती है ना, आपको एक ना एक चीज़ अलग करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो अब जैसे मेरा क्या था कि उस समय जैसे मैंने न्यूज़पेपर पे अच्छा काम करा था, कई लोग होते पीआईबी क्लियर अच्छा मतलब करते हैं। तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि सोर्सेस आपके क्या हैं। अब चूंकि ये गवर्नमेंट का एग्जाम है, तो आपको सोर्सेज जो होने चाहिए वो गवर्नमेंट वाले पकड़ने पड़ेंगे। आप देखो सबसे ज़्यादा अभी भी कभी क्या है, आप एनालिसिस करो जाके, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, आपके पीआईबी से क्वेश्चंस आते हैं, गवर्नमेंट की साइट्स हैं उनसे, जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स के होते हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी में जो पेपर सेट करता है वो सबसे पहले ये देखता है कि कौन सी कोचिंग में क्या क्या पढ़ा दिया गया है, कौन सी मैगजीन में क्या क्या है। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि इनसे तो हमें कुछ पूछना नहीं है। वो सीरियसली वहाँ पे टीम बैठी है भाई, वो यही काम उनका है पूरे साल का, कि जो जितनी विजन की मैगजीन आ गई, इसकी मैगजीन आ गई, उसकी मैगजीन आ गई, वो पहले सबसे पहले उसका मटेरियल हटाते हैं। तभी तो जब हम लोग विजन की पढ़ के जाते हैं या किसी कोचिंग की पढ़ के जाते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं वहाँ पे जाके, यार यहाँ का तो एक क्वेश्चन ही नहीं आया हमारे पास, तो करंट अफेयर तो हमारा पूरी साल का साफ हो गया। तो साफ तो हो ही जाएगा जब आप पढ़ के ही गलत आए हो। तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट सोर्सेज पकड़ने हैं। कई मतलब ये वो है, क्योंकि मिनिमम तो इतना आपको करना पड़ेगा। जितने भी जैसे एनसीईआरटीज हैं, आप बेस चालू करो, अगर आप बिगनर्स हो तो वहाँ पे एनसीईआरटी से आप चालू करो। 6, 7, 8 मतलब मामूली हो जाती है कि चलो इनको क्या पढ़ें। 9, 10th, 11, 12th एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की नहीं, और भी जितनी भी सोशोलॉजी की उसमें जो चलती है, पॉलिटिकल साइंस की जो चलती है, पॉलिटिकल थ्योरी की जो चलती है, डायरेक्ट क्वेश्चन उससे आते हैं। मतलब एनसीईआरटी का तो ये जलवा है कि मतलब आप पहला पेज खोलो यूपीएससी का क्वेश्चन, कई बार ऐसा हुआ है। तो सोर्सेज हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। गवर्नमेंट का एग्जाम है, गवर्नमेंट सोर्सेज हमारे, प्रायोरिटी उनकी है। उसके बाद जो कुछ किताबें ऐसी हैं कि जिनको हमें करना ही है, स्टैंडर्ड बुक्स जैसे हैं, लक्ष्मीकांत है, उससे कोई हमें दूसरा हमारे पास सोर्स नहीं है, तो लक्ष्मीकांत तो भाई करनी है ना। फिर स्टैंडर्ड बुक्स के बाद तीसरा जो ये पिलर रहता है आपका, कोचिंग के नोट्स वाला। तो कोचिंग में जैसे हम लोग सर यहाँ पे हैं, सब लोग हैं जो आपको पढ़ाएंगे इजीली तरीके से, उसको करना होता है। चौथा फिर अपना पर्सनल ये वाला होता है कि आप न्यूज़पेपर, करंट की मैगजीन वगैरह, ये कौन कौन सी योजना है, कुरुक्षेत्र है वगैरह, ये कैसे क्या कर रहे हो। तो 4 चीज़ें हमारी होती हैं एग्जाम में। एक पहला एनसीईआरटी हो गया हमारा, दूसरा स्टैंडर्ड बुक्स हो गया, तीसरी हमारी अपनी कोचिंग के नोट्स हो गए, और चौथा आपका अपना करंट अफेयर के लिए जो मैगजीन और ये सब ढेर सारी चीज़ें हो गई। तो 4 हमारे मेन चीज़ें होती है। अगर इनमें आपने एक भी स्किप करा है तो आपको उतनी ही मुश्किल आने वाली है। आप ऐसे समझ लो, जो लोग मतलब ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए भी यही है, मतलब कि अगर आपकी ये चारों चीज़ें आपने करी हैं ढंग से, तो आपका कोई नहीं रोकने वाला है सिलेक्शन, यकीन मानो। तो जैसे आप लोग जो इस बार मतलब इस बार एपीयर हुए थे आप लोग, आप कौन कौन हुआ है एपीयर इस बार? अच्छा अच्छा, काफ़ी लोग। तो क्या इस बार मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा? हाँ, मतलब कैसा, क्या मतलब पेपर दे के क्या लगा आपको? क्या कमी मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, टाइम नहीं दे पाए कुल मिला के। हाँ 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 हाँ। हम्म, आपका भाई साहब पीछे आपका, अच्छा टाइम मैनेजमेंट, मतलब पेपर के भीतर टाइम मैनेज नहीं कर पाए कि पहले नहीं कर पाए? अच्छा, पेपर के टाइम पे नहीं टाइम मैनेजमेंट कर पाए। और कौन किसने दिया है? अच्छा, टाइम ही कम पड़ गया पेपर के लिए, जीएस के लिए भी? अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ा सा क्या है ना, यूपीएससी अपने आप को बहुत इवॉल्व कर रहा है। उसको क्या है कि पहले जो सिंपल से सरफेस पे एकदम क्वेश्चन मिल जाते थे, अब उसको सरफेस से थोड़ा सा वो डीपर जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा अंदर आपको उस हिसाब से चलना है। क्या है ना कि आपकी जितनी ट्रेनिंग हार्ड होएगी यहाँ पे, उतना ही जल्दी आपका आसान वहाँ पे कंपटीशन होएगा। तो अभी क्या है कि अभी आप यहाँ पे स्ट्रगल बढ़िया से कर लो,
तैयारी के टाइम पे खूब जितना भी रगड़ना है अपने आप को रगड़ लो, उसके बाद फिर जब एग्जाम हॉल में आप जाओगे ना, उतना ही आसान आपके लिए वहाँ पे जर्नी आपकी होएगी, कंफर्टेबल आप हो गए। टाइम मैनेजमेंट की आपको दिक्कत है तो टाइम पहले यहाँ पे मैनेज करना सीखो, अपने आप वहाँ पे टाइम सुधर जाएगा आपका चीज़ें। तो और कोई क्वेश्चन आप लोग जैसे पूछना चाहें? ऑप्शनल, इंटरव्यू, प्री। देखो मेंस के लिए यही चीज़ है कि अगर आप मेंस का पेपर एनालाइज करोगे तो उसमें वो 40 से 50% क्या होता है स्टैटिक पूछते हैं, और 40 से 50% वही जो बचा खुचा है वो डायनेमिक एकदम पूछते हैं, करंट वाला। तो अब आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर की असली हेल्प यहाँ पे आती है कि आप जब डेली डेली 1.5 घंटा 1 घंटा लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर को आप फॉलो कर रहे हैं, तो जब एग्जाम होएगा आपका रियल में, उसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा इस फलाने टॉपिक पे हमें क्या सोचना है। पॉइंट्स अपने आप वहाँ पे दिमाग पे बने होते हैं, फ्रेम बना हुआ होता है। उसके बाद क्योंकि हम सब लोगों ने जो मेंस लिखते हैं, जब मेंस सबसे हार्ड चीज़ होती है, और जब आप वहाँ पे लिखने जाते हैं क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर का, 15 नंबर का, तो उसमें आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा यार कि 15 नंबर वाले के लिए मेरे पास 8 मिनट है, 10 नंबर वाले के लिए 5 मिनट है, और ऐसे ऐसे करके जब आप एकदम करोगे जाके तो बड़ा डिफिकल्ट होता है पेपर कंप्लीट करना। उसमें फिर आपको कंटेंट भी लिखना है, फ्रेम भी बनाना है, स्ट्रक्चरिंग भी करनी है ना। तो वो प्रैक्टिस क्या है ना कि आप केवल, और सोचो किसी हम टेस्ट सीरीज से हम केवल कर लेंगे तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। डेली डेली भले आप थोड़ा सा लिखो न्यूज़पेपर के बारे में, जैसे कोई भी न्यूज़ आ जाती है तो जो जैसे हिंदू पेपर होता है तो उसमें 2 एडिटोरियल में साइड में जो होते हैं, लेफ्ट साइड में, उसमें 2 छोटे छोटे वो बने रहते हैं, उन्हीं को कम से कम अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। तो ये जब प्रैक्टिस आप डेली बाई डेली करोगे, बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो, क्योंकि एग्जाम हमारा राइटिंग स्किल्स का ही है, नंबर तो वही जुड़ने वाले हैं। वहाँ पे आपको मतलब सब कुछ मिलता है न्यूज़पेपर में। आपको ऐसे के लिए पॉइंट्स मिलेंगे, आपको कोट्स मिलेंगे अच्छे अच्छे, आपको डेटा मिलेगा अच्छा, आपको केस स्टडीज इतनी अच्छी मिलेंगी, सब कुछ वहाँ से मिल जाता है। जो सर बता रहे थे अभी कि हमें 20 से 21वें नंबर पे जाना है, तो वो चीज़ आप कहाँ से लाओगे? तो मेरे लिए जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सबसे आसान तरीका होता है न्यूज़पेपर से। आप जब नोट्स बनाओगे, और सबसे बड़ी बात है कि ये आपकी अपनी कमाई है न्यूज़पेपर के, जब आप नोट्स बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो इस पर आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, नहीं नहीं यार तो ये तो हमने बहुत अपने खुद बनाए हैं, तो हमें इसको रिवाइज करना भी हमारे लिए बहुत आसान है। तो ये चीज़ है उसका न्यूज़पेपर का। तो मेंस के लिए वही रिसोर्सेस हैं चारों, इसमें से जैसे ये एनसीईआरटीज़ हैं, एनसीईआरटीज़ से भी काफ़ी, जैसे 11वीं की एक एनसीईआरटी है पॉलिटिकल थ्योरीज, उससे क्या है कि आपको उसमें पॉलिटी के जितने भी, मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि मतलब प्री में वो हेल्पफुल है, लेकिन मेंस में बहुत हेल्पफुल है। उसमें लिबर्टी मिलेगी, आपको फ्रीडम मिलेगा, उसमें जितने भी राइट्स हैं, राइट टू लाइफ क्या, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है। तो और एनसीईआरटीज़ के साथ में आप जाओगे तो यूपीएससी वाले जो, जब एग्जामिनर चेक करता है कॉपी, तो वो कीवर्ड्स देखता है कि आपने पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में ये कीवर्ड्स यूज़ करें कि नहीं करें हैं। तो जो एनसीईआरटी आप जब जाओगे तो किसी भी क्लास की एनसीईआरटी उठाओगे तो उसमें बोल्ड लेटर में, ब्लैक और बोल्ड लेटर में कुछ कीवर्ड्स यूज करते रहते हैं वो, या ग्लोसरी जो हमारी लास्ट में पेपर में चैप्टर के लास्ट में होती है तो उसमें वो दिए रहते हैं ये, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको आप एक अपना रजिस्टर बना लो, उसमें से वो सब नोट कर लो कि हाँ हाँ ये सब्जेक्ट, ये वर्ड्स ऐसे आए हैं, इनको हमें अपने एग्जाम में यूज़ करना है। देखो हमारा फंडा क्या है यहाँ पे कि हमें इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। कैसे क्लियर करना है, या तो हम स्वयं ढूंढ लेंगे, या जिसने क्लियर कर रखा है ऑलरेडी उनसे हम पता करके इस चीज़ को हम क्लियर करने वाले हैं। ये टारगेट हमारा होना चाहिए। जब हम यहाँ पे आए तो हम सब अपने दोस्तों में सबसे कमज़ोर थे, सब यही कहते रहे तुम कैसे निकाल लोगे यार, जब तुमने ज़िंदगी में कुछ करा नहीं तो कैसे कर लोगे कुछ। लेकिन पता क्या हुआ, लास्ट में आके सबसे पहले मैंने ही निकाल लिया उनमें से, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कमज़ोर दिमाग का हूँ, लेकिन मेरे को इतना समझ में आता है कि हाँ अगर ये करना है तो करना है। अगर मेरे को टारगेट मिल गया कि नहीं नहीं इसको कंप्लीट करना है, किसी ने कहा कि 60-65 आर्टिकल याद कर लो, बढ़िया हो जाता, हमने 365 आर्टिकल याद कर लिए है। तो ज्योग्राफी जैसे था मेरा ऑप्शनल, की कोई कह रहा था कि 30-40 डिस्ट्रिक्ट याद कर लो, स्टेट के नक्शे याद कर लो, मैंने पूरे 625 डिस्ट्रिक्ट याद कर लिए, उसको नक्शे में बना देता हूँ कि कहाँ पे क्या 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 है। तो देखो रट्टा मारना आना चाहिए यूपीएससी में। हाँ, अपने आप धीरे धीरे चीज़ें होने लगती हैं। जैसे सर बता रहे थे कि डिस्कशन में कई लोग होते थे कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देते, मैं कुछ अपनी चीज़ें ऐसी बना के रखता था कि मैं उनका कॉन्फिडेंस डाउन कर देता था, कि जो चीज़ें होती नहीं थी वो पूछ लेता था उनसे।
कई जैसे फॉर एग्जांपल एक लोग थे, वो हमेशा ये कहते रहते थे कि ये स्पीसीज बताओ, ये इंडेंजर्ड है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो वो पहले पहले बोल देते थे। मैंने एक बार एक ऐसी स्पीसीज, दो स्पीसीज का पहला पहला नाम लिया और मैंने कहा ये बताओ ये कौन सी है। उन्होंने कहा कि ये तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मैंने कहा स्पीसीज ही नहीं ऐसी होती है। तो वो दोबारा फिर कभी पूछा ही नहीं मेरे से। तो ये रहता है कि आपको चिल रहना है यहाँ पे, रेगुलर। हाँ, एक चीज जैसे है कंसिस्टेंसी। सबसे पहले दिमाग से एकदम क्लियर रहना कि हम भैया इस बार क्लियर करने वाले हैं, चाहे कैसे भी करें, हम जाके रात दिन पढ़ना पड़े मरना पड़े हम करेंगे जाके इस बार। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत फेल्योर मिल चुके हैं, इस बार हम इसको अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, आपको रेगुलरिटी बना के रखना। इस एग्जाम का कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, केवल और केवल एक चीज़ है कंसिस्टेंसी या रेगुलरिटी। जो आप डेली सुबह उठो, अपना एक, जैसे मेरा क्या है कि मैं रात में पढ़ने वाला आदमी हूँ, कि पूरी रात अगर मेरे को आप बैठाल दो तो मैं पूरी रात पढ़ूंगा उसमें। दिन में एकदम भले सोने का मतलब वो सो जाता हूँ, लेकिन मेरी अपना तरीका। तो रेगुलरिटी आपको चाहिए कि डेली जाना है, डेली अपनी लाइब्रेरी अगर या अपने रूम पे कंफर्टेबल है तो रूम पे पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना हमें काम डेली करना है। जब आप धीरे धीरे करोगे 2-3 महीने में आप अपने आप इम्प्रूवमेंट पाओगे। ये है। और बताइए। हाँ, और सोर्सेज ये तो देखो हो ही गए हैं यहाँ पे, कोचिंग के नोट्स वगैरह, एक दो नोवेल वगैरह जरूर पढ़ते रहना जब टाइम मिले थोड़ा बहुत। हाँ, अच्छा रहता है उससे। क्योंकि हमने अपने सामने देखा, मैं लाइब्रेरी में जिसमें पढ़ता था, एक लड़का था, तो वो मैं देखता था रात दिन वो नोवेल ही पढ़ता रहता है, और हमें लगता था इसका एग्जाम कैसे क्लियर होएगा। और वो कह रहा था, और लास्ट में आके जब इंटरव्यू दे गया, हम दोनों लोगों ने इंटरव्यू साथ में दिया, तो हमने कहा यार मेरा तो डावाडोल है मामला, पता नहीं क्या होएगा क्या नहीं होएगा, क्योंकि BS80 बोर्ड था। तो उसने कहा कि देखो मनोज भाई, मेरे जो रैंक आने वाली है। हमने कहा कैसी रैंक की? अंडर 10 आएगी रैंक। हमने कहा तुम इतना श्योर अंडर 10? और लास्ट में जब रिजल्ट आया तो हुआ भी वही, उसकी 7वीं रैंक आई ऑल इंडिया। तो कहने का क्या है कि कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो अपने आप बोलने लगता है कि जब आप चीज़ें करके आते हो। जिस साल मेरा सिलेक्शन होने वाला था, मुझे पता था कि इस बार होने वाला है, लग गया था पहले ही कि हाँ यार मेंस में तो हम फोड़ के आए, कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है, और ढंग का ठीक ठाक लिख के भी आए हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप मेहनत करोगे, रेगुलर रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। और सबसे पहले तो अपने दिमाग में देखो क्या होता है, UPSC में भीड़ बहुत आती है। आप चाहे मुखर्जी नगर चले जाओ, चाहे करोल बाग चले जाओ, 80% जो होता है जनता, वो कोचिंग में पैसा देने के लिए आती है। बेसिकली हम लोगों की रोजी रोटी चलाने आती है। हाँ, लेकिन 20% जो बच्चे होते हैं उनके भीतर ये चीज़ कॉमन होती है कि वो उन्हें पता है कि वो क्यों आए हैं इस जगह पे, क्यों आए हैं, मतलब क्यों वो सब कुछ इतना सहने आए हैं। तो फिर अपने आप धीरे धीरे उनमें डेडिकेशन और वो सब आ जाता है। ठीक है।